नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। वादा या काम? दरअसल ये बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने तमाम वादे किए हैं। सालाना 72,000 की घोषणा के साथ किसानों के लिए अलग बजट और खाली पदों को पहले भरने का बड़ा वादा किया। विकास की तमाम योजनाओं का एक खाका खींचा। वहीं बीजेपी का दावा है कि काम तो पहले हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की हम कोशिश करेंगे कि अब की बात चुनाव काम पर या वादों पर। दो 2019 के चुनावी मैदान में सियासी दलों के वादों और दावों की भरपूर खुराक के मंच सजने शुरू हो गए हैं। खुशी मनाने की बारी अब आवाम की है, क्योंकि सियासी दलों के मेन्यू में सौगातों की कोई कमी नहीं दिख रही है। इधर 2019 में जीत के इरादों के साथ कांग्रेस ने अपने वादे और इरादे जताए हैं। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम। जन आवाज नाम से इस घोषणा पत्र में हम निभाएंगे की टैगलाइन के साथ कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोला है। इस घोषणा पत्र में वैसे तो तमाम घोषणाएं हैं, लेकिन कांग्रेस का हाथ प्रमुख रूप से न्याय, रोजगार, मनरेगा, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे 5 वादों का साथ दिख रहा है। बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना डूएबल नहीं है। बीजेपी ने कहा था मनरेगा डूएबल नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी से डूएबल नहीं है, मगर कांग्रेस से ये डूएबल है। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक है। 55 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनको लेकर बीजेपी का दावा है कि वो सारे काम 5 साल में या तो कर चुके हैं या पाइपलाइन में हैं। अब वादा बनाम काम की जंग को देखें तो कांग्रेस जहां 5 बड़े वादे और 55 पन्नों की घोषणा के साथ मैदान में है, वहीं बीजेपी अपने 5 साल के काम पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस का नारा है 72,000 गरीबी पर वार, वहीं बीजेपी सब्सिडी, उज्ज्वला और जनधन जैसी योजनाओं को गरीबों के लिए बता रही है। किसानों से वादा करते हुए कांग्रेस ने अलग से किसान बजट का वादा किया है। वहीं बीजेपी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 से किसानों पर दुलार दिखा रही है। कांग्रेस मनरेगा पर मेहरबान है तो बीजेपी स्किल डेवलपमेंट से काम का इंतजाम करने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, नए उद्योगों के लिए 3 साल की रियायत की बात कही है। बीजेपी स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को बेहतर बता रही है। खाली पदों पर अपने अपने दावे हैं। विकास योजनाओं पर अपनी अपनी लिस्ट है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने अपने आंकड़े हैं। तो विदेश नीति और सुरक्षा पर एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियां हैं। जीएसटी पर भी आंकड़ों की तकरार है। 55 वर्षों का कांग्रेस का शासनकाल, 55 पेज के आज के कांग्रेस के घोषणा पत्र, ये उसी 55 वर्षों के झूठ का पुलंदा मात्र है। जनता इसके भ्रम में नहीं पड़ने वाली है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की इस बिसात पर काम बनाम वादों की बाजी जमी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार का चुनाव काम पर या वादों पर। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होते ही माहौल गर्मा गया है। वहीं आज हम सवाल की भी बात कर लेते हैं। महाबहस में आज का सवाल क्या कुछ? इस बार का चुनाव, लोकसभा चुनाव, काम वर्सेस वादे पर होगा? तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल, क्या इस बार का लोकसभा चुनाव काम वर्सेस वादे पर होगा? आप @महाबहस पर ट्वीट करिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो आपकी राय का हम इंतजार करेंगे।
चलिए, आज की चर्चा के लिए हमारा पैनल भी मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और साथ ही हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, सैयद मकसूद अशरफ प्रवक्ता पीएसपी, अनिल दुबे प्रवक्ता रालोद, हरनाम सिंह किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, कांग्रेस का आज मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, एक लंबी फहरिस्त है उसमें, और जिस पर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काम तो पहले हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पलड़ा किसका भारी रहेगा। क्या वाकई में वादों पर वोट डालेंगे या काम पर वोट डालेंगे? आपके नजरिए से क्या है? देखिए, मूल रूप से अगर हम देखें जी, तो एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि भाई जो आंखों से दिख जाए उस पर भरोसा ज्यादा करो। लगभग 600 साल पहले कबीर ने लिखा था कि तू कहता है कागज लेखी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कि भाई आप वो कहते हो जो कागज पर लिखा, हम वो कहते हैं जो आंखों से देखा। तो ये एक मानव मन की प्रवृत्ति रहेगी, भाई जो दिखे उस पर भरोसा ज्यादा करो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि राजनीति में वादों का कोई मोल नहीं। कई बार वादे भी इतने लुभावने होते हैं कि वो जनमन को छू जाते हैं। बाद में क्या हो अलग बात है, लेकिन उस वक्त तो परिणाम बदल ही जाता है। और भारत में ऐसे कई चुनाव हुए जिनमें किसी एक वादे ने पूरे चुनावी परिदृश्य को पलट दिया। अब लड़ाई थोड़ी इस बार कड़ी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास 5 साल का अपना प्रदर्शन का एक चार्ट है कि हमने क्या क्या किया, और कांग्रेस ने 5 बड़े वादे देश के सामने रखे। स्वाभाविक, कांग्रेस वादे ही कर सकती, जो विपक्ष में है उसके पास यही एकमात्र विकल्प भी है, इसमें कोई अनुचित नहीं। अब इस देश के लगभग 90 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं, जो 11 तारीख से अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू करेंगे 19 मई तक क्रमिक ढंग से, उनको यह तय करना है कि भाई आपको काम पर भरोसा है या वादे पर भरोसा है। मूल चुनाव इसी बिंदु पर आके टिकेगा। 2 राष्ट्रीय पार्टियां और भाजपा का भी संकल्प पत्र भी आएगा, उसका भी घोषणा पत्र आएगा। राजनाथ सिंह जी की कमेटी उसको बना रही है। तब शायद हम लोग और बेहतर तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे कांग्रेस और भाजपा का, कि 5 साल जो किया वो तो जाना, आगे 5 साल क्या करने का इरादा है वो भी पता लगे, और तब शायद जनता भी बेहतर ढंग से समझ पाएगी। तो अभी इस मायने में ये बहस पूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का पत्ता भी नहीं खुला। एनडीए का घोषणा पत्र भी आएगा। लेकिन एक बात मैं देखता हूं, इस चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा है दोनों तरफ से, मोदी जी के पक्ष से भी, राहुल जी के पक्ष से भी। किसान के लिए भाजपा अपनी योजनाएं गिनाती है, कांग्रेस ने अपने मंसूबे बता दिए कि हम तो बजट ही अलग दे देंगे और सबका कर्जा माफ करेंगे, और अगर आप कर्जा न चुका पाए बैंक का तो यह आपराधिक मामला नहीं होगा, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, आपको जेल नहीं होगी। ये 3 बड़ी बातें कांग्रेस ने भी कह दी। बीजेपी के पास अपनी लिस्ट है, नीम कोटेड यूरिया से लेके और तमाम चीजें, किसान सम्मान निधि तक। हरनाम सिंह हमारे साथ हैं। मुझे याद है आज से कुछ महीने पहले हमने हरनाम सिंह जी से भी सवाल किया था कि किसान के मन की बात क्या है, तो उन्होंने कहा था भाई साहब अब काहे को पूछ रहे हो, वो ईवीएम में आ जाएगी जो मन की बात होगी। अब क्या बोले, मुझे लगता हो सकता उनका कुछ चिंतन बदला हो। भाजपा का रिपोर्ट कार्ड सामने है सरकार का, कांग्रेस का वादा पत्र सामने है। हरनाम जी, किसान के मन की बात कुछ सुनने को मिलेगी?
किसान को वादे पर एतबार ज्यादा दिख रहा है, काम पर एतबार ज्यादा है, क्योंकि किसान एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। देखिए, हम आपके माध्यम से दो बातें कहेंगे। कांग्रेस का जो आज घोषणा पत्र आया है, ठीक है, उन्होंने वादा किया है, आगे करेंगे अगर वो सत्ता में आएंगे। देखो, दो चीजें हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से और कई बार आप जानते हैं कि किसान की बस दो ही परेशानियां हैं। हम जो अनाज पैदा करें, जो चीज पैदा करें, सरकारें घोषणा पत्र में ये बात डालें कि 100% उसकी खरीदारी बाजार भाव से सुनिश्चित करेंगे। हम न कर्ज माफी की बात करते हैं, एक बार तो करते हैं कि एक बार देश के किसान को कर्ज मुक्त आप कर दो, और इसके बाद जो किसान अनाज उत्पादन करे, जो चीज उत्पादन करे, उसका बाजार भाव से आप मूल्य तय करके दे दो और खरीदारी सुनिश्चित कर दो। जैसे पिछले दिनों धान का रेट 1750 रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लाया, लेकिन उसकी खरीदारी क्या उत्तर प्रदेश में 1200 से 1300 रुपया क्विंटल के ऊपर हुई। हम सवाल करते हैं, क्या गन्ना किसानों की जो आज अक्टूबर में गन्ना बोया गया था, 16 महीने हो रहे हैं, उनको पर्चियां नहीं मिल रही हैं। भुगतान रोज जो उत्तर प्रदेश में किसान गन्ना दे रहा, 200 करोड़ रुपए के आसपास का रोज दे रहा है गन्ना। तो हम तो घोषणा पत्र में इनसे कर्ज माफी और ये सब बातें नहीं करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हम एक बात, और दोनों पार्टियों को हमारे राकेश टिकैत जी ने अपने माध्यम से दोनों पार्टियों को किसानों की बात दी थी कि आप घोषणा पत्र में ये बात लाओ। हम कहते हैं कि अगर वो चीजें नहीं लाओगे तो किसान चुनाव सर पे हैं। 11 तारीख से मशीनों का काम शुरू हो जाएगा, जो चीज होगी माई में आ जाएगी, नई सरकार बनेगी। किसान अगर खुश होगा बीजेपी से तो इनको वोट करेगा, कांग्रेस के वादे पे अगर भरोसा करेगा तो इनको करेगा। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हमारी बस एक ही परेशानी है कि हम जो अनाज उत्पादन, अग्निहोत्री साहब आप एक बात बताओ, एक अनाज हम बोते हैं लगभग 70-80 दाने गेहूं की बाली में पैदा करते हैं, इतने ही धान में पैदा करते हैं। 5 फुट गन्ना बोते हैं, 5 गेड़े बना के बोते हैं, लगभग 80-90 किलो गन्ना पैदा करते हैं। हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम एक बो के 100 पैदा कर रहे हैं। नेता कल आता है, उसकी आमदनी अगर 1 करोड़ रुपया उसकी हैसियत है तो 5 साल में वो 500 करोड़ का मालिक हो जाता है। हरनाम भाई, नेता लोग लक्ष्मी का कौन सा मंत्र सिद्ध करके आए हैं, ये आज तक पता ही नहीं लगा। वो कोई ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिए हैं, वही हम कहते हैं कि इधर राजनीति में आए उधर जय हो गई। ये तो पूरा देश ढूंढ रहा है, पूरा देश खोज रहा है कि भाई ऐसी नेताओं के पास विद्या कौन सी आई। हाँ। हम एक वही 100 पैदा करते, फिर भी हम आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। बात कही आपने जी, बड़ी अच्छी बात कही। और मुझे हरनाम सिंह की बात इसलिए अच्छी लगी, उन्होंने शाब्दिक जुगाली करने में यकीन नहीं किया। बहुत सरल भाषा में, बहुत संक्षिप्त शब्दों में एक मूल मांग रखी। मुझे लगता है ये मांग अच्छी है, जायज है, व्यवहारिक है। एक बार पूरे देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए और उसके बाद सिर्फ इतनी लक्ष्मण रेखा खींची जाए कि आप जो पैदा करेंगे उसकी 100% बाजार मूल्य पर खरीदारी होगी, तो कोई किसान मरने की स्थिति में आएगा ही नहीं। धरती अभी इतनी समर्थ है कि अपने पुत्रों का पेट पाल ले। शलभमणि जी, आपके पास रिपोर्ट कार्ड है जी। अंशु अवस्थी के हाथ में वादे हैं। वादों से भी चुनाव पलटता है, यह भी है, इसके भी उदाहरण है। और काम से भी पलटता है, इसके भी उदाहरण है, घटनाओं से भी पलटता है। दोनों के उदाहरण भारतीय राजनीति में है। इसलिए यह कहना कि कौन ज्यादा बड़ा प्रभावशाली रोल अदा करेगा भी मुश्किल है। लेकिन
आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखते ही हैं रोज, बताते भी हैं जनता को। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपके सामने है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का आज का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड को कांटे की टक्कर देने की स्थिति में है? एक, और अगर आप कहेंगे, जो स्वाभाविक कहेंगे नहीं नहीं कतई नहीं, तो उसके कम से कम 3 वैलिड रीजन बताइए जिनका औचित्य हो। अमिताभ जी, आज जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हो रही है तो मुझे याद आता है घटना। सलमान खुर्शीद जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने एक बयान दिया था जो शायद आपको भी याद होगा, फर्रुखाबाद में एक बयान दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो बच्चे मारे गए आजमगढ़ के, जो बाटला एनकाउंटर हुआ, उसमें जो बच्चे मारे गए, उन बच्चों की मौत पर सोनिया जी को बहुत तकलीफ हुई थी, वो रोई थी। मुझे एक बार लगा था कि ऐसा पता नहीं ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, और पता नहीं सलमान खुर्शीद साहब ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन आज जब ये घोषणा पत्र देखा है तो हमें तो लगता है कि नहीं, सलमान खुर्शीद साहब ने सच कहा। आज जो घोषणा पत्र है, मुझे लगता है उस विषय पर भी केंद्रित होना चाहिए कि राजद्रोह की जो धारा है उसको खत्म करने को कहा है कांग्रेस पार्टी ने। यह भी कहा है कि कश्मीर में जो है सेना के जो सुरक्षा बल के हमारे जवान हैं उनको कम किया जाएगा। यह भी कहा है कि वहां पर सेना के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे विषय हैं, लेकिन राजद्रोह की धारा खत्म करना, राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म करना क्या देशद्रोहियों का साथ देने जैसा नहीं है? क्या आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने जैसा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में हमारे जो जवान जो जूझ रहे हैं रोज मां भारती की सेवा में, उनका मनोबल गिराने जैसा नहीं है? कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये एक मूल विचारधारा रही है, और आप इसको भारत पाक के बंटवारे से लेके और जम्मू कश्मीर के हालात से लेके आज के घोषणा पत्र से जोड़िए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राहुल जी को याद करना चाहिए, चाहे पंडित जवाहरलाल जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, किसी ने भी धारा को छोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन राष्ट्रद्रोह की धारा को छूने का प्रयास किया है। देश इसका जवाब देगा। किसान रोजगार, गांव खेत, किसान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी मसले हैं, इन पर आपका काम और इनका घोषणा पत्र। चुनावी मैदान में अब पहली प्रतियोगिता कुश्ती आरंभ होने में बहुत दिन नहीं बचे। 11 को पहली कुश्ती है और 7 कुश्ती में परिणाम आ जाएगा। आप मुझे बस समझाइए, इन बेसिक मसलों पर, खेती, किसानी, रोजगार, ये जो बेसिक मसले हैं देश के, बाकी सब मसले तो हैं, अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन बुनियादी मसले यही हैं। मैं मानता हूं इनसे बड़ा कोई मसला नहीं होता। गांव, खेत, किसान, रोजगार, ये बहुत बेसिक बुनियादी चीजें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। इनके दृष्टिकोण में आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को कहां खड़ा पाते हैं? अमिताभ जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं किसान का मुद्दा भी बहुत जरूरी है, नौजवान का मुद्दा भी बहुत जरूरी है, पर आप ये कहते हैं कि नहीं ये मुद्दा जरूरी नहीं है, तो देश को ये भी जानने का अधिकार है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह की धारा को हटाने का प्रयास किया, कहा है। नहीं, मैंने कहा बुनियादी मसले जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हैं, और किसानों की जहां तक बात है, किसानों का कर्ज माफी किसने किया? उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का सबसे बड़ा प्रयास किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और कहा था कि पहली कैबिनेट में हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। किया कि नहीं किया? किसानों को 1.5 गुना कीमत का धान पर और गन्ना पर हरनाम सिंह अभी कुछ बता रहे थे, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश के आंकड़े हरनाम जी यहाँ बैठे हैं, किसान नेता बताते हैं खुद को। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अखिलेश यादव जी के आंकड़े देखिए, अखिलेश यादव जी के आंकड़े देखिए। सुनिए हरनाम जी, 7 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद हुई थी अखिलेश जी की सरकार में, सबसे ज्यादा। अरे सुनिए बात सुनिए, 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। आप बैठ के राजनीति कर रहे हैं, यहाँ बैठ के आप खुद को किसान का नेता बता रहे हैं। अरे किसानों से जाके पूछिए ना, 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया तो किसानों खरीदा गया, उत्तर प्रदेश के किसानों खरीदा गया। आप बैठ के यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आप किसान नहीं है, आप किसान नहीं है। 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, किसका गेहूं है? और किसानों को सम्मान राशि देने का काम किसने किया? किसानों की कर्ज माफी करने का काम किसने किया? लेकिन यहाँ बैठ के राजनीति करने के लिए आप किसी को आरोप लगाइए, जिन्होंने चीनी मिलें बेची, जिन्होंने चीनी मिलें बेची, आप उनके बारे में क्या कहते हो? जिन्होंने चीनी मिलें बेची उनके बारे में आप क्या कहते हो? दोनों चीनी मिलें योगी आदित्यनाथ की शुरुआत कर नहीं कर रहे, उस पर बोलिए। आपने 5 वादों के साथ लोगों ने चीनी मिलें घोषणा पत्र जारी किया, 5 बेसिक पॉइंट। चलो अब रुकना होगा मित्र,
5 वादों के साथ आपने अपना घोषणा पत्र मैदान में रखा। आपके सामने भी मोदी सरकार का परफॉर्मेंस चार्ट है। क्या आपको ऐसा वास्तव में लगता है कि ये घोषणा पत्र बाजी पलटने वाला घोषणा पत्र है? अगर हां आपको ऐसा लगता है तो मुझे 3 महत्वपूर्ण कारण बताइए जिनसे आपको ऐसी खुशफहमी हुई कि हां ये घोषणा पत्र बाजी पलट सकता है। देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर से जो आज का घोषणा पत्र है, आज देश के 130 करोड़ लोगों में जन जन में इस बात को लेकर जागरूकता थी, क्योंकि हर व्यक्ति हर नागरिक जागरूक है। इस घोषणा पत्र को लेकर सभी में जागरूकता थी कि कांग्रेस आएगी, कौन सा घोषणा पत्र होगी, क्या वादे होंगे। निश्चित तौर से जो हमारी न्याय स्कीम है कि प्रत्येक जो 20% गरीब लोग हैं, 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोग, उनको कैसे गरीबी से ऊपर लाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो 72,000 रुपए प्रतिवर्ष और 5 साल में 3,60,000 रुपया देने का वादा किया है, निश्चित तौर से हमने वादा किया है कि गरीबी पर यह सर्जिकल आखिरी स्ट्राइक है और गरीबी इसके बाद इस देश में ना रहे। हम गरीबी के लिए हमने बराबर लड़ाई लड़ी है 1947 से और अब तक। दूसरा, जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, किसानों को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, स्वामीनाथन आयोग का गठन किया, उसकी सिफारिशें लागू की और पिछले 5 राज्यों में जो हमारी जीत हुई, 3 राज्यों में हमने किसानों का कर्जा माफ किया 100%। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, उसके अनुसार जो फसल का मुआवजा था 2500 रुपए कुंटल, उसकी खरीद की हमने छत्तीसगढ़ में। तो आज जो घोषणा पत्र है, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इतना ही फर्क है कि ये वादा करते हैं और हम निभाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समर्थ बने, सामर्थ्यवान बने, अपने लिए वो उत्पादन कर अंशु, सके, अंशु, अपने अब लिए बाकी अपनी मेहमान हैं, जरूरतें पूरी कर उनके सके। पास भी चला जाऊं। कांग्रेस पार्टी अंशु, इसके लिए अंशु प्रतिबद्ध अवस्थी, है। एक मिनट, कोई एक मिनट समझौता रुकना होगा। नहीं। एक मिनट, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले दूसरा, आऊं। ठीक, आपकी बात आ गई अच्छे से। भारतीय जनता पार्टी का आपकी जो बात आ गई वादा और अच्छे से। 5 साल की बातें हो रही हैं, ठीक है, अरे ये रुको सिर्फ भाई, प्रधानमंत्री जी के उन 5 लिए 4 लिए ठीक, रुको एक मिनट। गांव की बात है। अंशु, 0 सांसद अवस्थी जी महाराज रुको, अनिल दुबे और बाकी से भी बात कर लूं। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। मैं किसी के कहे सुने पर यकीन नहीं करता कभी, मैं यकीन तभी करता हूं, वो कहावत मैंने बता दी, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। न लिखे बात सुनता हूं किसी की, न भाषण। एक भी कांग्रेस आपसे देखता हूं, उतना ही मानता हूं। ठीक ठीक, अंशु मस्ती, बताइए, श्री राहुल गांधी ने रुक जाओ भाई के अंदर कर्जा माफ करेंगे राज्य। अरे आप रुक जाइए, मैं बताऊंगा, मैं आपको भी। और हम फिर वादा अंशु अवस्थी जी, 23 मई 2017। अरे भाई आपकी आवाज बंद करूं। लोकसभा का गठन होगा और मैं आपको भी आईना दिखाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। एक बार सबको ले आऊं, फिर बहस में आपको भी आईना दिखा दूंगा, आपको भी दिखा दूंगा, भाजपा को भी दिखा दूंगा। मैं मेरे दायरे से बाहर कोई नहीं। रुक जाइए एक मिनट। अनिल दुबे, कांग्रेस का घोषणा पत्र और बीजेपी का परफॉर्मेंस चार्ट, चुनाव कहां खड़ा दिखता है? जी देखिए अमिताभ जी, चुनाव तो काम को देख करके मूल्यांकन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के मतलब वादे का कोई मतलब नहीं ना, ये कह रहे हो कि आपने 5 सालों में क्या किया? नहीं, वादे का कोई मतलब वादे का बोल भी नहीं मतलब जाता, ये होता कह रहे है। हो? वादे का भी मतलब है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन पहले तो काम देखेंगे, पहले तो जनता काम देखेगी, वादों को भी देखेगी, वादों को भी तौलेगी। उन्होंने जो वादा किया है, हमने जो भी जो हमारे वादे हैं, वो सबका मूल्यांकन होगा, लेकिन काम का जरूर होगा। और काम का मूल्यांकन यह होगा कि जो आपने वादे किए थे, आपको मौका दिया गया था, वादों के बाद देश में आपकी सरकार बनी, प्रदेश में आपकी सरकार बनी, और जिन वादों को लेकर के आप जनता के बीच में गए थे, उन वादों का आपने क्या किया? इस देश का नौजवान आपसे सवाल उठा रहा है, इस देश का किसान आपसे सवाल उठा रहा है कि हमारे लिए आपने क्या किया? ये 14 दिन में भुगतान की बात जो की थी, इसका क्या हुआ? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने 5 साल में नहीं लागू की, इसका क्या हुआ? आमदनी को 2 गुना करने का वादा था, इसका क्या हुआ?
लागत का 1.5 गुना मूल्य, अभी बात कर रहे थे सलभ जी, लागत का 1.5 गुना मूल्य उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को आज तक नहीं मिला। गन्ने की लागत भी आ गई, सरकार ने शोध करा लिया, लेकिन गन्ने की लागत को, उनके लागत का 1.5 गुना देने का काम नहीं किया, जबकि ये विपक्ष में थे तो उस बात को उठाया करते थे। लेकिन आज इनके मन में जब भी विकास की बात होगी, जब भी अमिताभ जी काम की बात होगी, आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर के, इस घोषणा पत्र के आधार पर आपने किसानों के मुद्दे को उठाने का काम किया। लेकिन सलभ जी ने जैसे ही बात शुरू की, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बात दूसरी तरफ ले जाने की बात की। उन्होंने विकास की बात, किसान की बात, मजदूर की बात को उन्होंने उठाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इस पर सवाल ना उठे, इस पर देश की जनता सवाल ना पूछे, सवाल दूसरे मुद्दों को लेकर के। मैं सैयद मकसूद अशरफ से भी एक टिप्पणी लूंगा। अनिल भाई ठीक है, ठीक है अनिल भाई ठीक है, अब दोबारा आएंगे तो बाकी बात करेंगे। सैयद मकसूद अशरफ साहब, आपको क्या लगता है, देश जी सर वादे पर ज्यादा यकीन करके वोटिंग करता है या काम देखकर वोटिंग करता है? बिल्कुल सर, वादे पे तो बहुत कुछ हुआ है और 2014 में चुनाव में मोदी जी ने बहुत से वादे किए और जनता ने उन वादों पे भरोसा किया और उस भरोसे के बाद उनको हुकूमत दी, चाहे वो 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, गैस के प्राइसेस की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, तो जनता ने वादे पे भरोसा किया और उसको लगा कि जो है तकदीर जो है, अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो बदल जाएगी। ये अलग सी बात है कि बाद में वो सारे वादे चुनावी जुमले साबित हुए। हां, कुछ बेहतर काम भी किया है। तो अब सवाल यह कि ये अपने काम पे देखिए, शलभमणि त्रिपाठी जी ने अभी पूरी जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र को उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, बल्कि इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। अब मुद्दा यह हो रहा है कि इनको बहस करनी है पाकिस्तान पे, इनको बहस करनी है हिंदू आतंकवाद पे, इनको बहस करनी है राष्ट्रवाद पे। तो अब सवाल यह है कि विकास से ये खुद बचना चाहते हैं, उस पर यह बात ही नहीं करना चाहते। और मेरा एक दूसरा कहना यह है कि अगर मोदी जी पे लोग, ये तो जनता को तय करना है, हम आप सिर्फ डिबेट कर सकते हैं कि यह होगा या नहीं होगा, जनता ही तय करेगी। अगर वो मोदी जी पे भरोसा कर सकती है तो हो सकता है राहुल जी पे भरोसा कर ले कि जनता ही तय करेगी। हो सकता है भरोसा कर ले कि ठीक है, जो घोषणाएं हो रही हैं उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट से बहुत बेहतर है, चलो एक बार इनको भी करके देखते हैं। 15 लाख की तो बात है ही नहीं, बड़ी मामूली बात है, हो सकता है पूरा हो जाए। तो ये जनता ही साफ तय करेगी और उसी को मेरे ख्याल से ये फैसला लेने का हक है। और अभी आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि जो है जो घोषणाएं हैं जनता ही तय करेगी, जनता ही तय करेगी। एक ब्रेक ले ले मित्र, एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद आएंगे। तो एक बिंदु मुझे लगता है अभी छूट रहा है, 5 साल में क्या किया वो मसला, वादा क्या किया वो मसला, सब प्रभावी होंगे वोटिंग में, सबका अपना महत्व है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। लड़की का हाथ देने की बात जब आती है, कहीं रिश्ता ढूंढने भी जाते हैं तो ये देखते भाई परिवार का भी पता करो, दूल्हा तो देखो, 2-3 पीढ़ी देखो मामला ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग अब बोलते ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड भी एक बड़ी चीज है। क्या चुनाव में पार्टियों का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी डिसाइसिव रोल प्ले करता है? अमिताभ जी, जो वादे मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियां करती हैं, जिस तरीके से आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उन वादों का और उन पार्टियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी सेट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिरकार किया क्या। देखिए, जनता की आंख के मशीन में सबका ट्रैक रिकॉर्ड है। शलभमणि जी, मेरे ख्याल से ट्रैक रिकॉर्ड बड़ी चीज है। परफॉर्मेंस एक टेन्योर की, एक कार्यकाल की, विपक्ष का वादा वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप राम हो जाएंगे, नहीं है तो लोग कहेंगे भैया बतौले कर रहे हैं क्या। इसलिए मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड पर भी जनता निगाह रखती है। मुझे लगता है इस बार मुझे वक्त मिल जाएगा। जी 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 जी, मुझे इस बार वक्त मिलेगा अपनी बात रखने का। पिछली बार कम वक्त दिया था आपने। हाँ, देखिए, यहाँ पे दुबे जी बैठे हैं और हरराम जी बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है रमाला, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है रमाला।
वहां पर किसान पिछले 35 साल से आंदोलन कर रहा था कि जो वहां पर शुगर फैक्ट्री है उसको उच्चीकृत किया जाए, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। हमारे दुबे जी समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ पहले भी थे, आज भी खड़े हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई, एक काम रमाला में नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 1 साल के भीतर उस मिल को उच्चीकृत कर दिया गया। समाजवादी पार्टी कहती रही कि बसपा ने जो चीनी मिलें बेची हैं, गन्ना किसानों के साथ जो अपराध किया है, जो गुनाह किया है, उसको हम सीबीआई जांच कराएंगे। और आज देखिए दोनों साथ मिलकर घूम रहे हैं। हमारे हरनाम भाई तब कुछ नहीं बोलते, अब देखिए बोलने नहीं देंगे। हमारे हरनाम भाई तब कुछ नहीं बोलते। हरनाम भाई के जो नेताजी थे, उनके साथ मायावती जी ने क्या किया था, अखिलेश जी ने क्या किया था, और किसानों के साथ क्या किया, किस तरह गोली चली थी जब वहां पर जमीन अधिग्रहण हो रहा था, तब हरनाम जी कुछ नहीं बोलेंगे, दुबे जी तब कुछ नहीं बोलेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि के साथ अपराध किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने, तब भी नहीं बोलेंगे। ढूंढ के लाए हैं, हालांकि चीनी मिल को उच्चीकृत किया है, ढूंढ के लाए रामलाल चीनी मिल वाला, तो इस पे लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात और, अमिताभ जी, फैक्टर है। अफसोस ये हुआ कि कांग्रेस ने, एक सेकंड दुबे जी, कांग्रेस नहीं ना अमिताभ जी, एक सेकंड, अभी मुझे लगा कि कांग्रेस ने जो राजद्रोह की धारा हटाने की बात की है उसको लेकर अकेले भाजपा नहीं लड़ेगी, आरएलडी भी बोलेगी, सपा भी बोलेगी, बसपा भी बोलेगी। लेकिन अफसोस होता है कि राजनीति इस स्तर तक आ गई है कि आज कांग्रेस कहती है कि देशद्रोहियों के खिलाफ हम राजद्रोह की धारा हटाएंगे। तो अनिल दुबे जी समर्थन करते हैं, तमाम जो यहां बैठे लोग हैं वो समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे लिए बुनियादी सुविधा भी सबसे जरूरी है। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, ठीक है, चलो अब रुकना होगा। अंशु अवस्थी, पहले इसी पर बात हो जाए भाई, राष्ट्रद्रोह की धारा क्यों हटाएंगे? भाजपा ने बार बार इस विषय को उठाया, ये विषय भी एक बहस की मांग तो करता है। राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने की जरूरत कांग्रेस को क्यों महसूस हुई? देखिए, दो चीजें अमिताभ जी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि इस राष्ट्रद्रोह की धारा का प्रोविजन किसने किया था? तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने ही किया था और संविधान सभा के लोगों ने ही किया था। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित हो, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। श्री राहुल गांधी जी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। यदि कोई लेखक अपनी अभिव्यक्ति करता है उस पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाता है, कोई कार्टूनिस्ट अगर अपनी अभिव्यक्ति करता है अपने कार्टून के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति पर आजादी लगा दिया जाता है। तो ऐसी धाराओं की जरूरत नहीं जिसमें आम आदमी का अधिकार छीन जाए, जो सबसे बड़ा अधिकार स्वतंत्रता का है। निश्चित तौर से हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित है कि प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, जिससे वो महसूस कर सके। इसमें एक बड़ा खतरा ये है, एक मिनट भाई, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, आजादी बदलने, कानून बदलने की आजादी है। सुन तो लो, लेकर नए कानून लेकर सामान्य व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आजादी रहे, सरकार को अच्छी बात, लेकिन अगर आप कानून ही अबॉलिश कर देंगे तो उसकी आड़ में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगी। खतरा इस बात का है। लेखक, पत्रकार, कथाकार, चित्रकार, सामान्य जन, इनकी आजादी के पक्ष में तो सारा देश है। मसला यह है कि जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं वो भी आपके इस पहल का लाभ ना ले लें कहीं, तब क्या करिएगा? दिलासा दिलाते हैं कि आम व्यक्ति की आजादी का हनन ना हो। बाकी निश्चित तौर से इस तरीके की कोई भी बात नहीं होगी जो आपने कहा। मैं फिर से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आड़ में जो ये छद्म राष्ट्रवाद गढ़ा जा रहा है, उसकी आड़ में जो ये दुरुपयोग करने की बातें बार बार हो रही हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि वो अपने आप को बदलने की ताकत रखता है। किसी देश के संविधान में ताकत नहीं, जो भारतीय संविधान की ताकत है। भारतीय संविधान अपने आप को बदलने की ताकत बहस को फिर पुराने विषय पर लाऊंगा, इससे हटाकर एक टिप्पणी जरूर करूंगा, नहीं होने देंगे। ठीक, अंशु आ गई बात आ गई। मैं मानता हूं थोड़ा वादों पर भी बात हो जाए, ना कांग्रेस देश है ना भाजपा का, थोड़ा परीक्षण भी हो जाए। हम सब मिलते हैं तो देश बनता है। ठीक, अरे रुक जाओ भाई, 130 करोड़ लोग मिलते हैं तो देश बनता है। किसी नेता से देश नहीं बनता, किसी पार्टी से देश नहीं बनता, क्योंकि देश पार्टी और नेताओं से पहले से है। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, कोई भी कानून हो हिंदुस्तान का, उसके सदुपयोग और दुरुपयोग का निर्णय अदालतों को ही करने दीजिए। ये काम अदालतें करती हैं और ये इसी के लिए अदालतें बनी है। अदालतों के पास और मनरेगा में काम है क्या? वो मनरेगा में जाती है नहीं ना।
अमिताभ जी, इसके दुरुपयोग के पे कई बार अदालत को ये तो काम दिया नहीं कि मनरेगा में भी काम करेंगे आप। उनको काम ही ये दिया गया कि क्या मशीनरी किसी कानून का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है तो उसका नियंत्रण होगा वहां से। इसके चलते कानून खत्म कर दे, 302 का भी दुरुपयोग है, 356 का भी दुरुपयोग है, कौन सी धारा बता दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं? क्राइम अगेंस्ट वुमेन की धाराओं का भी दुरुपयोग है तो धाराएं हटा देंगे। ये आग से खेलना है, इस पर चिंतन होना चाहिए। और राष्ट्रद्रोह की धारा हटा देंगे। हरनाम सिंह, आपने कुछ जो बातें उठाई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि भाई सबसे ज्यादा खरीद हमारे कार्यकाल में हुई और आंकड़े रखे। मैं समझना चाह रहा हूं, इधर उधर मत घुमाइएगा, थोड़ी सीधी बात कर लीजिएगा, समय कम है। 5 साल का भाजपा का कार्यकाल और कांग्रेस के 5 साल के लिए वादे, अभी तक कौन समझ में ज्यादा आया किसान के? बस उतना बताओ। बाकी 23 मई को क्या होगा वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी ये 2 कागज पत्र देखकर क्या समझ में आया? देखो, इतने बड़े देश में जहां तक मैं समझ रहा हूं और जो मेरी समझ में है, चूंकि मैं एक आम आदमी किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं, बस हमको एक ही बात जो हमने पहले कही थी वही बात समझ में आ रही है कि जैसे अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि हमने ये किया, हमने ये किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट शायद कांग्रेस ने लागू कर दिया होता तो हो सकता किसानों के दिल सुधर। 3 राज्यों में लागू की है। सुन लो अंशु जी, 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकारें खरीद रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, उन्होंने भी नहीं कहा। अब एक घुमा फिरा के सारे लोग बात कर रहे हैं कि हम किसान की आमदनी 1.5 गुना 2 गुना कर दिए हैं, हम किसान का इतना गेहूं खरीद लें, इतना धान खरीद लिए हैं, इतना गन्ने का पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी को लाए थे, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस सबसे देश की खराब पार्टी है, लेकिन ये बात हमारी इतनी समझ में नहीं आई कि आपने आपके विधायक सांसद गांव-गांव, गली-गली बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए कि हम 1750 रुपए में धान खरीदेंगे, अरे हरनाम जी 14 दिन में भुगतान करेंगे। तो हमारी समझ में इनकी बात आती नहीं। देखो, राजनीति बड़ी गंदी है। अभी 2 महीने पहले बसपा वाला सपा को गाली देता था, सपा वाला बसपा को देता था, कांग्रेस वाला भाजपा को देता था। अब ये सब आपस में घुले मिले जा रहे। किसी को अगर यहां से टिकट नहीं मिल रहा तो वहां से ले रहा। तो राजनीति हमारी समझ में नहीं आती। हमारी समझ में तो इतनी ही बात आ रही है कि भाई अगर इन्होंने जो किया है हरनाम जी और जो वादा कर रहे हैं, गांधी जी जवाब बटन दबा के, ठीक है, इसका बटन दबा के हरनाम सिंह, ठीक है जी, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, वो तो अंतिम विकल्प है, उसी से होगा। गांधी जी ने कहा था प्रेम करो। राजनीतिक दलों ने गांधी जी के सिद्धांत पर अमल करना शुरू किया, जो जिसको मिला उसी से लिपट गया, हो गया गठबंधन। ठीक बात है, प्रेम का माहौल चल रहा है ना, ठीक है, जितनी गाली गलौज कम हो उतना ही ठीक है। सबसे गठबंधन कर लो तो देश का भी कुछ भला हो। ये लड़ाई खत्म करो रोज रोज की। गांव में जब से प्रधानी का चुनाव शुरू हुआ तब से गांव गांव में लठेती हो गई, पार्टी बंदी हो गई। जितना चुनाव का कम झमेला रहेगा उतना शांति रहेगी देश में। हमारे जैसे कम समझदार लोग यही मानते हैं अभी भी। अनिल दुबे जी, बाकी सब बातें अलग, भी वही समझ में आता है, लेकिन एक बात तो मुझे समझ आई। अनिल दुबे सुनो, एक बात मुझे समझ आई, जो बात शलभ ने कही, चरण सिंह के पैतृक गांव में चीनी मिल उच्चीकृत ना हो, यह सामूहिक शर्मिंदगी का सवाल नहीं है क्या? और सबसे बड़ी शर्मिंदगी उन लोगों के लिए जो पश्चिम से चुनकर आते हैं, पश्चिम में राजनीति करते हैं। अव्वल तो मैं मानता हूं चरण सिंह उतने बड़े नेता थे कि सब देश भर के लिए चिंता शर्मिंदगी की बात थी। इतना तो अजीत सिंह खड़े हो जाते तो करा देते उच्चीकृत। कोई 100-200 करोड़ का मामला था।
चौधरी साहब खड़े हो जाते एक दिन तो हो जाता उच्चीकृत। नहीं दुबे जी, उतरे संपर्क संबंध तो उनके हैं। सलभ जी बोल तो गए। हाँ, ये से सवाल कर होंगे। सलभ जी ने पूरे सवाल को एक मिल पे ले जाके डाइवर्ट किया, और उस मिल की भी लड़ाई किसने लड़ी वो बताना भूल गए। वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने नहीं लड़ी, वो लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अमिताभ जी लड़ी, और उसको उच्चीकृत करने की लड़ाई जारी थी। तब जाकर के हुआ कब ये तो बता दीजिए। उसको जो है किया कि नहीं किया ये तो बताइए। उच्चीकृत जो है हुई। लेकिन सवाल यह है कि लागत का 1.5 गुना मूल्य की बात हमने कही। लागत का 1.5 गुना मूल्य गन्ने किसान को कहां मिल गया? 16,000 करोड़ रुपया अमिताभ जी आज भी बाकी है, वो कहां चला गया? और चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि की भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता है अमिताभ जी, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की डिमांड इस देश में हो रही है, यहां के किसान, देश के किसान कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इनको चौधरी साहब के लिए इनको याद आ गया कि चौधरी साहब को भी भारत रत्न की जरूरत है? चौधरी साहब का स्मारक क्यों नहीं बनवा दिया? वो चौधरी साहब के लिए इन्होंने नहीं सोचा। और चौधरी साहब के स्मारक के लिए जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो उन पर लाठी और डंडे चलाए गए। ये चौधरी साहब के समर्थक हैं, ये चौधरी साहब का सम्मान करते हैं, और चौधरी साहब को ले जाकर के एक चीनी मिल पर ले रहे हैं, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान परेशान रहे, तबाह हो गए, बेहाल हो गए। उसके बारे में रुकना होगा। मैं सैयद मकसूद अशरफ के पास जाऊं उससे पहले एक टिप्पणी करूंगा चरण सिंह जी के मामले पर। चरण सिंह का मसला सामान्य मसला नहीं हो सकता। उनके गांव की फैक्ट्री का मसला, हजारों फैक्ट्रियां उच्चीकृत हुई होंगी, नहीं हुई होंगी, अलहदा सब्जेक्ट है। लेकिन उतना बड़ा आदमी यहां का हो, उस स्थान की, उस जमीन का मान होता है। बाबा साहब जहां पैदा हुए उस जमीन का मान है, गांधी जहां पैदा हुए उस जमीन का मान होता है। ये नहीं समझेंगे इस बात को। दुबे जी कहूंगा, अमिताभ जी ये सुन लीजिए, दुबे जी बात बहुत अदब से कहूंगा, चलो रुकिए, आप ही ले सकते हैं। एक बात बहुत अदब से कहूंगा आपसे, मेरे मित्र अजीत सिंह जी केंद्र की लगभग हर सरकार में मंत्री रहे लंबे समय तक। इतना बड़ा मसला था एक मिल का उच्चीकरण, इतना बड़ा मसला था। और चौधरी अजीत सिंह खुद लखनऊ में चीफ मिनिस्टर के पास चले जाएं, कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो इतना बड़ा मसला था कि उच्चीकृत नहीं होता। 10-20 हजार करोड़ का मामला था क्या? ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। ये बड़े नेताओं का अपमान होता है, उनके मान को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग कर्जदार हैं उनके, वो बड़े लोग थे। खैर, अशरफ साहब, ट्रैक रिकॉर्ड भी नाम की भी एक चीज होती है। गन्ना के मूल्य का भी लोग कहते हैं भैया भरोसा तब करेंगे जब पहले देख लें कि भाई वचन भंग के दोषी तो नहीं रहे पूर्व में आप, नहीं, अगला भरोसा तब। जी, तो सर मैं जरा दो जवाब दे दूं। एक तो राजद्रोह पे बात आ गई थी। 3 साल में 179 केसेस हुए, सिर्फ 2 में पनिशमेंट हुई, एक उत्तराखंड के अंदर और दूसरी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मेरा कहना यह है कि चूंकि इसका मिसयूज पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, आप एबॉलिश मत करें, लेकिन मॉडिफाई या उसके अमेंडमेंट करने की जरूरत है आज की डेट में। अब दूसरी बात यह पैदा होती है कि अगर मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट से आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपकी देशभक्ति को ही जो है वो चैलेंज कर दिया जाता है कि इनसे सवाल आप नहीं पूछ सकते हो, चाहे वो आम लोग हो या मीडिया के लोग हों। 2 कैरेक्टर रहा है मोदी साहब का। बहैसियत सीएम जिन जिन बातों को उन्होंने जो है इग्नोर किया था अपने सीएम रहते हुए, वही सारी चीजें पीएम रहते हुए लागू की। मैं उसकी मिसाल देता हूं। आधार का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, एफडीआई का मामला हो, या फिर महबूबा मुफ्ती जैसी पर्सनालिटी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना हो, या उस आदमी के साथ जिसने खाली छीन लिया हो। तो सवाल यह है कि क्रेडिबिलिटी, नेता की क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। अब वक्त आज के सवाल पर वोट रिजल्ट का है। आज का हमारा सवाल था कि क्या इस बार का लोकसभा चुनाव काम वर्सेस वादे पर होगा। इस पर लोगों ने अपनी राय हमारे तक पहुंचाई है। तो 74% कह रहे हैं हाँ, 23% नहीं, 3 अपनी राय नहीं बनाई। अमिताभ भाई, इतनी बात तो साफ हो गई कि लड़ाई भाजपा के रिपोर्ट कार्ड और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बीच होगी। यही मुख्य मुद्दा होगा चुनाव का। यही 2 दस्तावेज होंगे
जिनको जहन में रखकर, सामने रखकर ये मुल्क तय करेगा कि आगे के आने वाले 5 साल में उसको किसकी रहनुमाई चाहिए, किसकी रहबरी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, किसी का घोषणा पत्र खराब नहीं होता। राजनीतिक दलों को एक दूसरे के घोषणा पत्र की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। चलमणि, घोषणा पत्र वह पवित्र गाय है जो हमेशा अच्छी होती है, किसी पार्टी का हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र देख लीजिए, वो भी अच्छा होता है। मुझे पता नहीं ओम प्रकाश राजभर भाई घोषणा पत्र जारी करेंगे कि नहीं, अगर वो भी करेंगे तो वो भी अच्छा होगा। लिखने में क्या दरिद्रता, सब अच्छा अच्छा लिख दो। मसला है डिलीवरी का, क्रियान्वयन का। और इस देश ने तमाम घोषणा पत्रों को धूल धूसरित होते भी देखा है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाता, उतना समय नहीं। वो चुनाव में तो लहर पैदा कर गए घोषणा पत्र, उसके बाद लोगों ने उस पर मूंगफली खाली रख के कागज पर। यह भी जनता के साथ छल होता है। कम वादे करिए, लेकिन वो वादे होने चाहिए जो पूरी निष्ठा के साथ पूरे किए जा सके। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा, वादों पर ज्यादा चक्कर में जनता को नहीं पड़ना चाहिए। वादे ठग लेते हैं कई बार। मैं जनता के लिए कह रहा हूं, नेताओं के लिए नहीं। नेताओं से क्षमा के साथ, आवाम से कह रहा हूं, वादों के चक्कर में मत पड़िए। कहिए पुराना क्या किया सो दिखाओ, इनसे भी और उनसे भी। भाई कांग्रेस कोई आज की पार्टी है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जन्म नहीं हुआ तब कांग्रेस थी। तो इनसे पूछो ना कि भाई 73 में से 40-42 साल तो केवल एक परिवार रहा, 16 साल गैर गांधी प्राइम मिनिस्टर रहा, वो भी कांग्रेस का। मनमोहन सिंह जी 10 साल, 5 साल पीवीएन। तो इनसे वो पूछो और भाजपा का रिपोर्ट कार्ड सामने रखो और चश्मा लगा के निरीक्षण करो। लफाजी में देश को निर्णय नहीं करना चाहिए और चुनावी मंचों से तो कतई प्रभावित नहीं होना चाहिए ना। वही मानिए जो आंख से देख पाए। मैं इस मामले में कबीरपंथी हूं। मैं कहता हूं आंखन देखी। किसान को निर्णय करना है, दूसरा क्यों निर्णय करेगा कि किसान खुश है कि नाराज है? मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कौन होते हैं? ये ननकू बता, ननकू के पेट से अच्छा कौन जानता है कि ननकू के पेट में खाना है कि भूखा है? और इस देश की मुश्किल ये कि ननकू की भूख है कि ननकू को खाना पेट में है कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट दूसरे बांट देते हैं सब मिलके। ननकू हैरान हो जाता है, वो कहता बताओ हमसे कोई पूछा ही नहीं। इसलिए चुनाव बहुत स्थिर मन से निर्णय का विषय होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। कोई सरकार हो, कोई विपक्ष हो, और जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सड़क बनी है, कांग्रेस के राज में बनी तो भी जनता को पता, वाजपेयी जी की राज में बनी तो भी पता, मोदी जी के राज में बनी तो भी पता। उसके लिए टेलीविजन की भी जरूरत नहीं जनता को। मेरे गांव में क्या सुविधा है मुझे पता है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा? इसलिए नानी के आगे ननिहाल की बातें एक कहावत है। जनता तो नानी है, उससे बेहतर कौन जानता ननिहाल का हाल? जो देखिए उस पर निर्णय करिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी।